बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है बेटा। कल जो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे मिले थे, उन पैसों से तेरे पिताजी की दवाई आ गई और बचे कुछ पैसों से कल रात का खाना बन गया। अभी फिर से मजदूरी पर जाऊंगी तो जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उनसे घर का थोड़ा राशन खरीद कर ला पाऊंगी। तब तक पानी पीकर काम चला लो बेटा। नहीं माँ, अब पानी पीकर पेट नहीं भरता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, तू थोड़ी देर रुक, मैं पड़ोस वाली निर्मला दीदी से पूछती हूँ, थोड़ा राशन उनसे उधार ले लूंगी। यमुना के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है, लेकिन उसे देखते ही उसकी पड़ोसन अपना मुंह बना लेती है। हे भगवान, ये गरीब फटीचर फिर से यहाँ पर आ गई। पक्का ये फिर से आज कुछ ना कुछ खाने की चीज मांगने आई होगी। दीदी, आप मुझे थोड़ी सी दाल चावल दे सकती हो क्या? प्रिया को बहुत भूख लगी है। शाम को जब मेरी मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो मैं आपको दाल चावल के पैसे दे दूंगी। अरे रहने दे रहने दे, अपनी मजदूरी के पैसों से तू 2 वक्त का खाना तो खा नहीं पा रही है। मेरे दाल चावल के पैसे मुझे कहाँ से ला कर देगी? तेरा तो हर रोज का हो गया है। शर्म नहीं आती तुझे दूसरों के घरों से कुछ ना कुछ मांगते हुए? नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। रोज यहाँ पर आकर मेरा दिमाग खराब किया हुआ है तूने। निर्मला यमुना को बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। यमुना को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। वहां से निकलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पड़ोस वाली शारदा काकी उसे रोते हुए दिखती है और उसे आवाज लगाती है, यमुना बेटा, जरा यहाँ पर तो आना। यमुना अपने आंसू पोंछती हुई शारदा काकी के पास जाती है। बोलिए शारदा काकी, कुछ काम था क्या? अरे नहीं बेटा, काम तो मुझे कुछ नहीं था, लेकिन मेरा एक रिश्तेदार अभी गांव से घर पर आया था, तो गांव से ताजा लस्सी और खेत के चावल लेकर आया था। अब मैं तो यहाँ पर अकेली रहती हूँ, खा खा कर भी कितना ही खा लूंगी, इसीलिए सोचा इसमें से तुझे भी दे दूं, वरना ये रखा रखा खराब हो जाएगा। ये ले ये लस्सी, और ये है खेत के चावल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी, प्रिया घर पर भूखी बैठी है। अच्छा हुआ आपने मुझे ये दे दिया, अब मैं उसके लिए कम से कम कुछ खाने को तो बना सकूंगी। यमुना वो सामान लेकर अपने घर पर आ जाती है। एक काम करती हूँ, इन चावलों के साथ ताजा लस्सी से थोड़ी कढ़ी बना देती हूँ। बेसन तो थोड़ा सा पड़ा है, पकौड़ियाँ तो नहीं बनेगी, लेकिन कढ़ी तो बन ही जाएगी। यमुना घर पर रखे थोड़े से सामान से ही कढ़ी चावल बनाकर तैयार करती है और अपने पति और बेटी को परोसती है। कढ़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ऊना। आज तो तुमने बहुत दिनों बाद कढ़ी बनाई। हाँ मम्मी, तुम्हारे हाथों की कढ़ी बहुत अच्छी बनी है। तुम तो मेरे लिए हर रोज कढ़ी बनाया करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसमें पकौड़ी नहीं है। अगली बार जब तुम मेरे लिए कढ़ी बनाओगी तो उसमें पकौड़ी डालना। ठीक है बेटा। अच्छा सुनिए, मैं थोड़ी सी कढ़ी चावल शारदा काकी को भी देकर आती हूँ। उन्होंने ही मुझे कढ़ी चावल बनाने का सामान दिया था। आप दोनों खाइए, मैं बस अभी आती हूँ। यमुना शारदा को कढ़ी चावल देने जाती है, तो शारदा काकी को भी वो कढ़ी चावल बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह यमुना, तूने तो कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। ऐसी कढ़ी तो मेरी माँ बनाया करती थी। बेटा वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना काकी, मुझे आपकी बात का भला क्यों बुरा लगेगा? बेटा तू ये मजदूरी का काम करती है, इससे अच्छा तो तू बाजार में कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दे। कम से कम इस काम में तेरी थोड़ी अच्छी कमाई तो हो जाएगी। मजदूरी करके तुझे कितने ही पैसे मिलते हैं, उन पैसों में सुनील की दवाई का खर्चा, घर का खर्चा, और अब तो प्रिया भी बड़ी हो रही है। इतने से पैसों में तो किस किस का खर्चा उठा पाएगी तू? देख बेटा, कढ़ी चावल का ठेला खोलने में मैं तेरी मदद कर दूंगी। बस मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उन पैसों से तेरा ठेला खुल जाएगा। लेकिन काकी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, देख भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी है, इसीलिए तुझ में ही मुझे अपनी बेटी नजर आती है। समझ लो कि एक माँ अपनी बेटी का नया काम शुरू करवा रही है। तेरा काम अच्छा चल जाएगा तो मुझे भी तो खुशी होगी। शारदा काकी, मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही छोड़कर चली गई, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर लगा कि माँ की ममता कैसी होती है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी।
लेकिन हाँ, जैसे ही मेरा काम चल पड़ेगा, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। शारदा काकी यमुना को कुछ पैसे लाकर देती है, तो यमुना बाजार जाकर कढ़ी चावल बनाने का सामान और एक ठेला किराए पर ले आती है। अब से मैं कढ़ी चावल बनाकर बाजार में बेचूंगी, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको ऑपरेशन करवाना है, तो मैं पैसे जोड़कर आपका ऑपरेशन भी करवा लूंगी। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यमुना। काश तुम्हारी शादी किसी अच्छे आदमी से हुई होती तो तुम आज रानियों की तरह राज करती। ये सब आप क्या कह रहे हैं जी? आपको पता है ना, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं बीमार थी तब आपने भी तो मेरी कितनी सेवा की थी। पति और पत्नी का तो धर्म ही होता है एक दूसरे की मुश्किल हालातों में उनका साथ देना। और रही बात रानी बनाने की, तो मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब और खुशकिस्मत औरत हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना प्यार करने वाले मेरे पति है। यमुना अपने पति को समझाकर बाजार में कढ़ी चावल बेचने निकल जाती है, तो उसके हाथ की बनी कढ़ी की खुशबू से लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं। अरे वाह बहन जी, इस कढ़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसकी तो खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। जी भैया, बस अभी लगाती हूँ। यमुना उस ग्राहक को गर्मा गर्म कढ़ी पकोड़ा और चावल परोसती है, तो उसे खाते ही वो आदमी अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बहन जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज से पहले मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट कढ़ी नहीं खाई। ऊपर से ये प्याज पालक के पकोड़े इतने नरम है और उनके अंदर जो स्वाद आ रहा है उससे तो कढ़ी का जायका और ज्यादा बढ़ गया है। आप मेरे लिए 2 प्लेट कढ़ी चावल पैक भी कर दीजिए। मैं आज घर जाकर अपने परिवार वालों को भी खिलाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बस अभी पैक करती हूँ। यमुना उस ग्राहक को कढ़ी चावल पैक करके दे देती है। तभी दोपहर होते ही आसपास के ऑफिस में काम करने वाले लोग वहां पर लंच करने आते हैं। सभी लोग यमुना से कढ़ी चावल खरीदते हैं, तो सिर्फ एक प्लेट खाकर उनका मन ही नहीं भरता। सभी लोग 2-2 3-3 बार यमुना से कढ़ी चावल खरीदते हैं। शाम से पहले ही यमुना के सारे कढ़ी चावल बिक जाते हैं। अरे वाह, ये कढ़ी चावल तो बहुत जल्दी बिक गए। मुझे तो लगा था शाम होते होते ये नहीं बिकेंगे, लेकिन ये तो दोपहर तक ही बिक गए। अच्छा है, अब मैं घर पर जाकर थोड़ी देर आराम भी कर लूंगी। लेकिन घर जाने से पहले मैं प्रिया के लिए समोसे लेकर चलती हूँ और शारदा काकी के लिए एक साड़ी खरीद लेती हूँ। उनकी वजह से ही मेरा काम इतना अच्छा चला है। मैं उनके लिए साड़ी लेकर जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। यमुना रास्ते से कुछ समोसे और शारदा के लिए नई साड़ी लेकर जाती है। प्रिया बेटा, ये समोसे तुम अपने पिताजी के साथ खा लो, तब तक मैं शारदा काकी के पास होकर आती हूँ। आज मैं उनके लिए एक साड़ी खरीद कर लाई हूँ, तो उन्हें देकर आती हूँ। यमुना शारदा काकी के पास साड़ी और कुछ समोसे लेकर जाती है, तो शारदा काकी अपने लिए नई साड़ी देखकर भावुक हो जाती है। बेटा, तूने तो मुझे भावुक कर दिया। मैं इस साड़ी को हमेशा संभाल कर रखूंगी। मेरी बेटी ने मुझे ये साड़ी जो दी है। शारदा काकी, जब आप मुझे पूरे मन से अपनी बेटी मानती हो, तो एक बेटी को अपनी और जिम्मेदारियां भी निभाने दो। आज से आपका हर काम मैं करूंगी। आपके खाने पीने से लेकर हर चीज का ध्यान रखूंगी। आप चाहो तो मेरे घर पर आकर भी रह सकती हो। नहीं बेटा, तू मेरे घर के सामने रहती है, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रुकती। अब यमुना शारदा काकी के लिए हर रोज खाना पीना बनाती और उनका पूरा ध्यान रखती। उसका कढ़ी चावल बेचने का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। लगभग 2-3 साल में उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि वो अपने पति का ऑपरेशन करवाने के बाद उसने अपना एक नया घर भी बनवा लिया। नया घर बनने के बाद वो शारदा काकी को वहीं पर ले आई, क्योंकि अब और शारदा काकी को वो अकेले नहीं रहने देना चाहती थी। यमुना के पास अब बहुत सारा पैसा आ गया था। उसने अपने पति के साथ मिलकर गांव में एक कढ़ी चावल का रेस्टोरेंट भी खोल लिया। तभी एक दिन उसकी वही पड़ोसन निर्मला, जिसने उसे खाने का ताना दिया था, उसके पास रोती हुई आई। क्या हुआ निर्मला बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? यमुना बहन, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपयों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? क्यों नहीं निर्मला बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सुरेश भाई साहब को कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ।
यमुना निर्मला को उसके पति के इलाज के लिए पैसे लाकर देती है तो निर्मला को उसके किए पर बहुत पछतावा होता है। यमुना बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब आज मुझ पर बुरा समय आया तो तुमने मेरा साथ दिया और मेरे जैसे व्यवहार करने की बजाय मेरी मदद की। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यमुना निर्मला को अपने गले से लगा लेती है और इसी नेक दिल की वजह से उसका काम और अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे वो कई शहरों में अपनी रेस्टोरेंट्स खोल लेती है। इसके बाद वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बस बहुत हो गया। अब मैं एक और दिन भी इस बुढ़िया के साथ इस घर में नहीं रह सकती। फैसला अब आपको करना है, या तो इस घर में ही बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। देखो रागिनी, तुम जानती हो ना कि मैं ना तो तुम्हारे बिना रह सकता हूँ और ना ही माँ को इस घर से निकाल सकता हूँ। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं निकाल सकते ना अपनी माँ को घर से? तो ठीक है, फिर मैं अपना सामान बांध कर अपने मायके चली जाती हूँ। जब तुम्हें मेरे यहाँ रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। रागिनी अपना सामान बांधती है और घर छोड़कर जाने लगती है। उसका पति मोहन उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। मोहन की माँ शारदा जब उनके बीच झगड़ा होते देखती है तो बीच में बोल पड़ती है। अरे क्या बात है बेटा, तुम दोनों आपस में इस तरह क्यों झगड़ रहे हो? अरे रागिनी बहू, तुम अपना सामान लेकर आखिर कहाँ जा रही हो? ऐसे क्या पूछ रही हो, जैसे आप कुछ जानती ही नहीं हो। आपकी वजह से ही रागिनी आज एक घर छोड़कर जा रही है। आप तो हर रोज कलेश करने से बाज आती नहीं हो। बेचारी मेरी पत्नी कब तक सहेगी? आपकी वजह से आज हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो गया। रागिनी अक्सर मोहन को उसकी माँ के लिए बहुत भड़काती थी, जिसका असर शारदा को उसके शब्दों में ही दिख गया। वह अपनी वजह से अपने बहू बेटे की तकरार का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया और कहती है, अरे अगर बहू को मेरी वजह से ये घर छोड़ना पड़ रहा है तो मैं ही यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। अरे भगवान तुम दोनों को खुश रखे। शारदा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली जाती है। उस बेचारी के पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था, ना ही जेब में फूटी कौड़ी थी। जो थोड़े बहुत उसके बुढ़ापे की पेंशन के पैसे आते थे वो भी उसकी बहू से छीन लेती थी। भटकती भटकती शारदा एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां पर एक मंदिर था। थकी हारी शारदा वहां जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वहीं पर कुछ लोगों ने उसे थोड़ा बहुत खाने को दे दिया। शारदा अब मंदिर में ही अपना सारा समय बिताने लगी। वो पूरा दिन वहीं बैठी रहती। कोई कुछ खाने को देता तो उसे खा लेती और वहीं पर सो जाती। तभी मंदिर के पास गोभी पराठा का एक नया ठेला खुला। उस ठेले से गोभी के पराठे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से शारदा का मन उस गोभी पराठे को खाने को कर गया। लेकिन उसके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। वो बहुत ही लालसा से उन पराठों को देख रही थी। तभी पराठे वाले की नजर शारदा पर पड़ी और वो कहता है, ये माँ जी बहुत देर से मेरे ठेले को देख रही है। लगता है इन्हें गोभी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। ये सोचकर ठेले वाला कुछ गोभी के पराठे लेकर शारदा के पास आया। माँ जी, मुझे पता है कि आपको गोभी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। यह लीजिए, मैं आपके लिए कुछ गोभी के पराठे लेकर आया हूँ, इन्हें खा लीजिए। लेकिन बेटा, अरे मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। ठेले वाला शारदा को पराठे देकर वहां से चला गया। शारदा ने पराठा खाया और थोड़ा पराठा उसने एक कुत्ते को खाने के लिए डाल दिया। उसे वो पराठा खाकर अपने हाथ के बने गोभी के पराठों की याद आ गई, क्योंकि वो भी बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर मैं कब तक ऐसे ही मंदिर के बाहर अपना जीवन बिताऊंगी? मुझे अपने गुजर बसर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाने होते हैं। इस बार जब मेरी पेंशन आएगी तो मैं अपनी पेंशन के पैसों से गोभी के पराठे बनाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। शारदा ने कुछ दिन इंतजार किया। कुछ दिन बाद उसकी पेंशन आई, लेकिन वो बहुत ही कम थी, तो उसने कुछ महीनों तक अपनी पेंशन के पैसों को जोड़ा और जब उसके पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए तो उसने उन पैसों से गोभी के पराठे का एक ठेला लगाया। लेकिन नया ठेला होने के कारण ज्यादा लोग उसके पास नहीं आ रहे थे, तो शारदा को बहुत चिंता सताने लगी। हे भगवान, अगर कोई मेरे ठेले पर पराठे खाने नहीं आया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शारदा परेशान थी। तभी उसके ठेले पर एक लड़का गोभी का पराठा खाने आया।
काकी मुझे जल्दी से 2 गोभी के पराठे दे दो, बहुत भूख लगी है। अब बस अभी देती हूँ बेटा, ये लो। शारदा उसे पराठा देती है। वो जैसे ही पराठे को खाता है तो वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वो कहता है, अरे वाह अम्मा, क्या स्वादिष्ट गोभी का पराठा बनाई हो। जब मेरी माँ जिंदा थी तो वो भी मेरे लिए ऐसा ही स्वादिष्ट गोभी का पराठा बनाती थी। आज बहुत समय बाद किसी के हाथ के गोभी के पराठे में माँ के हाथों वाला स्वाद आया है। तुमने बात बोलकर मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी बेटा। उसे भी मेरे हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद थे। बहुत पसंद थे? मतलब आपका बेटा ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अरे बस वो मेरे साथ नहीं रहता। अरे सास बहू के झगड़े में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। बड़ा ही दुख हुआ सुनकर। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ, आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। आप आशीर्वाद दो कि आज मेरी नौकरी लग जाए। हाँ बिल्कुल बेटा, जरूर नौकरी मिल जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। गोभी पराठा खाकर वह लड़का वहां से चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके शारदा के ठेले पर लोग पराठा खाने आने लगते हैं और उस लड़के को भी वहां पर नौकरी लग जाती है। अब वह हर रोज लंच टाइम में शारदा के पास गोभी के पराठे खाने आता और उससे अपनी सभी बातें बांटता। उसे शारदा के भीतर बिल्कुल अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी। एक दिन शारदा की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो अपना गोभी का पराठे का ठेला नहीं लगा पाई। वह लड़का पराठे खाने आया तो वहां शारदा नहीं थी। ऐसे ही वो 1 हफ्ते तक हर रोज वहां आता, लेकिन उसे शारदा और उसका ठेला नहीं मिला। वह उसके लिए चिंतित होने लगा। तभी उसने आसपास के लोगों से शारदा के बारे में पूछने शुरू किया। भैया, हमें तो पता नहीं वह बूढ़ी काकी कहाँ रहती है, पर सुना है कि अंदर वाले गांव में झोपड़ी बनाकर रहती है। आपको उनसे मिलना है तो खुद ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उस लड़की का नाम किशोर था। वो अंदर वाले गांव में शारदा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने गांव के लोगों से शारदा के बारे में पूछताछ की तो उसे शारदा की झोपड़ी का पता मिला। उसने उसकी झोपड़ी पर जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। शारदा ने दरवाजा खोला तो वह किशोर को सामने देखकर बहुत खुश हुई और कहती है, अरे बेटा तुम यहाँ आई, तुम्हें मेरी झोपड़ी का पता कहाँ से मिला? बस लोगों से पूछते हुए आप तक पहुंच गया। इतने दिनों से आपने अपना ठेला नहीं लगाया तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। आप इतने दिनों से ठेला क्यों नहीं लगा रही? अरे बस क्या बताऊं, 1 हफ्ता हो गया मेरा बुखार ही ठीक नहीं हो रहा। ठेला लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ऐसे में कैसे काम करती। माँ जी, यहाँ पर तो आपका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ मेरे घर रहने चलो। वैसे भी आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। अगर आप मेरे साथ मेरे घर रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन मैं कुछ नहीं जानता। सोच लेना कि आपने अपने इस बेटे को गोद लिया है। किशोर शारदा को लेकर अपने घर चला जाता है। वो उसकी बीमारी में खूब अच्छी तरह उसकी देखभाल करता है। जब शारदा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वह फिर से अपना गोभी का पराठे का ठेला लगाना शुरू कर देती है। तभी एक दिन उसकी दुकान पर 2 भूखे भिखारी पति पत्नी आते हैं। शारदा जब उन दोनों की तरफ देखती है तो वो उन्हें देखकर शारदा के तो होश उड़ जाते हैं। माँ जी, हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपके साथ जो किया उन कर्मों का फल आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। हाँ माँ, माँ तो इस संसार में भगवान का रूप होती है और हमने तुझे घर से निकाल कर तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद हमने सोचा कि घर बेचकर एक अच्छा फ्लैट ले लेते हैं ताकि तू कभी चाहकर भी हमें ढूंढ ना पाए। उस प्रॉपर्टी डीलर ने हमारा घर और दुकान बिकवा दिए। उसने हमें कैश में सारे पैसे भी दिए। हमने पैसों को घर की तिजोरी में रखा, लेकिन उसी रात घर में चोरी हो गई और हम सड़क पर आ गए माँ। शारदा को अपने बहू बेटे की ऐसी हालत देखकर उन पर बहुत तरस आता है। वो उन्हें अपने पास बिठाती है और उन्हें गोभी पराठा खाने के लिए देती है। तभी वहां पर किशोर भी अपना दोपहर का खाना खाने के लिए आता है। तब किशोर कहता है, माँ, मेरे लिए पराठे बना दो। माँ, ये कौन है जो तुम्हें माँ बोल रहा है? मोहन की बात सुनकर किशोर चौंक जाता है। तभी शारदा उन दोनों को सब कुछ समझाती है। सब कुछ जानने के बाद किशोर बेहद गुस्से में मोहन से कहता है, आज तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छिन गया तो तुम शारदा माँ से माफी मांग रहे हो, वरना तो तुम लोगों को कभी भी अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। हम जानते हैं भैया, लेकिन हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। हम सच में अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। मैं तुझ जैसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता।
आज तुम्हारे हालात बुरे हैं तो माँ से माफी मांग रहे हो, कल को तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर उनके साथ ऐसा ही करोगे। अरे तुम गुस्सा मत करो किशोर बेटा। आज मैं अपनी बहू बेटे की ऐसी हालत नहीं देख सकती। बेटा मैंने इस पराठे के ठेले से कुछ पैसे कमाकर जमा किए हैं, तुम इन्हें ले लो और अपना कोई काम शुरू कर लो। भगवान की दया से तुम्हें खूब तरक्की मिले। शारदा अपने बेटे को पैसे दे देती है। उसके बहू बेटे रोते हुए वो पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं और वो अपना कपड़ों का काम शुरू करते हैं। भगवान की दया ने उनका काम अच्छा चल जाता है। तभी एक दिन पुलिस वाले उनके पास आकर उन्हें बताते हैं कि जो लोग आपका पैसा लेकर भागे थे हमने उन्हें पकड़ लिया है। आपका पैसा बिल्कुल सही सलामत है। मोहन उन पैसों से अपना घर वापस खरीदता है, लेकिन इस बार वह पहले जैसी गलती नहीं करता, बल्कि वह खुद अपनी माँ को अपने घर लेकर आता है। अब शारदा कुछ दिन मोहन के पास रहती तो कुछ दिन अपने दूसरे बेटे किशोर के पास रहती। ऐसे ही उनकी जिंदगी हंसी खुशी चलने लगी और उन दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया।